अपवाह तंत्र की दृष्टि से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अभी कौन सा अपवाह तंत्र चल रहा है? गंगा। ये गंगा हो गई, गंगा की सहायक यमुना, गंगा यमुना, ठीक है। अब यहां से लॉ से निकलती थी कौन सी नदी? चंबल। ये कहाँ मिलती है? यमुना। यहाँ से निकलती है क्षिप्रा, कहाँ मिलती है? चंबल। यहाँ से निकलती है काली सिंधु, कहाँ मिलती है? चंबल। यहाँ से निकलती है सिंध, कहाँ मिलती है? चंबल में मिलकर यमुना। यहाँ से निकलती है कटनी के पास से केन, केन कहाँ मिलती है? नहीं, पहले बेतवा है ना, बेतवा रायसेन में कुमरा गांव से, और बेतवा कहाँ मिलती है? बेतवा को नहीं पढ़े थे क्या? अच्छा, बेतवा को अध्ययन करना है। बेतवा जाके मिलती है यूपी के हमीरपुर में यमुना नदी में। ये दोनों इटावा में मिलती हैं, चंबल और सिंध, ये दोनों कहाँ मिलती हैं? इटावा। और ये कहाँ मिलती है? हमीरपुर, ये इटावा हो। और ये कहाँ मिलती है? हमीरपुर, ठीक है। चलो, अकेन यूपी के चिला, कौन सा गांव है? चिला, बांदा डिस्ट्रिक्ट में चिला गांव है। वहां जाके किससे मिल रही है? गंगा में कि यमुना में? यमुना में, है ना। तो यहां तक हो गया था, ठीक है। आगे करते हैं, बेतवा हेडिंग करिए। बेतवा उद्गम मध्य प्रदेश, रायसेन जिला, कुमरा गांव। मध्य प्रदेश, रायसेन जिला, कुमरा गांव। ठीक है। प्रवाह क्षेत्र लिखिएगा। प्रवाह क्षेत्र रायसेन, विदिशा, रायसेन, विदिशा, विदिशा के बाद हाँ उत्तर प्रदेश में जाती है, ललितपुर, हमीरपुर, ललितपुर, हमीरपुर, टीकमगढ़, गुना, अशोकनगर, अशोकनगर, मुहाना, मुहाना मतलब समागम। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में, हमीरपुर जिले में यमुना नदी में लंबाई 590 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 590 किलोमीटर। फिर लिखना है अन्य नाम, बेत्रावती, शिव की पुत्री, बेत्रावती और शिव की पुत्री। उपनाम लिख लीजिए, बुंदेलखंड की जीवन रेखा,
बुंदेलखंड की जीवन रेखा। ठीक है, फिर लिख लीजिए प्रदूषण की दृष्टि से इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। हाँ, प्रदूषण की दृष्टि से इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। इसमें इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है? इसमें प्रदूषण की वजह क्या है? प्रदूषण का जो वजह है तो औद्योगिक क्षेत्र जो है ना, जैसे ये जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है सागर से लेकर के इधर वाला है ना, यूपी वाला भी है ना, तो उनका गंदा पानी इसी में जा रहा है। ठीक है, रायसेन का मंडीदीप का औद्योगिक कचरा है। चलो आगे लिखना है तटीय शहर। मैं ये सोचती हूँ सर, हाँ। ये नदी नालों का पानी, नदियों में गंदा पानी या औद्योगिक कचरा इसमें क्यों लाते हैं? उसको अलग से क्यों नहीं कुछ डंप करने का? हाँ, ये बात तो सही है। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रोजेक्ट चाहिए। सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही है, ये तो काम हम जनता का है, गवर्नमेंट का है। भाई एक बड़ा सा टैंक बनाओ, ठीक है, और नालों का पानी इसमें स्टोर करो, ठीक है, उस पानी को धीरे धीरे जमीन के अंदर चला जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हो क्या सरकता है, बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी नहरें ऐसे नाले चलते जैसे छोटी नदियां बह रही हैं, प्रयागराज वगैरह है ना। ये रिवर का एक नाला छोटा सा है, रिवर का भी कितना चलता है भैया, है ना। ये पानी जाके किसी बिहार में मिल गया ना। अब इस पानी को कायदे से रोक करके, है ना, इससे खाद भी बनाई जा सकती है, खेतों में पहुंचाया जा सकता है, कई उपयोग हो सकती है। तो जो सर इंडस्ट्री खोलते हैं, जिसका कंपनी है या जिसका भी क्षेत्र है, उसी को पहले से ही इंतजाम करना चाहिए। हाँ, करना चाहिए। धुआं की जो समस्या है, चिमनी ऊंची बनाना चाहिए, कचरे निपटान का होना चाहिए, ये सब भ्रष्टाचार है। चलिए आगे आ जाइए। तटीय शहर ओरछा, सांची, विदिशा। ओरछा, सांची, विदिशा। ठीक है, सांची बेतवा के किनारे है। जलप्रपात लिखिए। जलप्रपात सागर जिले में स्थित भालकुंड जलप्रपात। सागर जिले में स्थित भालकुंड जलप्रपात। हाँ, भालकुंड जलप्रपात। इसमें एक चीज और लिखना है आपको थोड़ा सा। यह जलप्रपात बेतवा मुख्य नदी पर नहीं है, बेतवा मुख्य नदी पर नहीं है, बल्कि बेतवा की सहायक बीना नदी पर है। बेतवा की सहायक बीना नदी पर है। ठीक है, कुछ विशेष एकाध दो डेटा है, लिख लीजिए। बेतवा नदी एमपी और यूपी की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। बेतवा नदी एमपी और यूपी की एक प्राकृतिक सीमा बनाती है। भारत में नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत केन बेतवा लिंक परियोजना के साथ प्रारंभ हुई। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत केन बेतवा लिंक परियोजना के साथ प्रारंभ हुई। एक फैक्ट और इसको लिख लीजिए। देवगढ़ को बेतवा का आइसलैंड कहते हैं। देवगढ़ को बेतवा का आइसलैंड कहते हैं।
देवगढ़ कहाँ है? वही होगा सर। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ललितपुर है ना। तो ललितपुर में ही यूपी की देवगढ़ है। यहाँ पर भगवान विष्णु का गुप्तकालीन दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर। ठीक है, तो बेतवा के किनारे ही है, यहाँ से निकलती है ऐसे प्राकृतिक सीमा बनाते हुए यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट में? हमीरपुर। जबकि चंबल और सिंध किस डिस्ट्रिक्ट में? इटावा। और केरल किस डिस्ट्रिक्ट में? बांदा, है ना। डाउट होगा क्या अभी? नहीं होगा ना, एक बार फिर से आपको क्लियर करते हैं जिसकी नदियां यहीं आपको। ये माना यमुना है, ठीक। ये चंबल किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? यूपी के इटावा। सिंध किस डिस्ट्रिक्ट में मिलती है? इटावा, है ना। चंबल, सिंध, बेतवा किस डिस्ट्रिक्ट में? हमीरपुर। केन किस डिस्ट्रिक्ट में? बांदा। ठीक है, ये बेतवा हो गई, ये केन हो गई। क्षिप्रा आपको पता है कहाँ जाके मिल जाती है? चंबल में। काली सिंध चंबल में, पार्वती चंबल में, है ना। तो ये नदियों का डायग्राम है। और ये सभी नदियां किससे अपवाह तंत्र की हैं? गंगा अपवाह तंत्र की, है ना। गंगा अपवाह तंत्र में ये यमुना भी आ जाएगी, ये यमुना हो गई। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, केन भी हो गई, टोंस नदी। टोंस समझती हैं आप? हाँ, टमस देखिए आप। टमस गांव कहाँ है आपका? सर मेरा तो सतना साइड है। सतना साइड है, तो सतना से तो आती है टमस। हाँ, वो किनारे किनारे पे पड़ती है ना। हाँ, इधर जवा सागघाट होते हुए इधर जाती है ना। तो ये मैहर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मैहर से। टमस नदी मैहर से निकल के ये सतना में आती है, रीवा में आती है, यूपी में प्रवेश करती है। और इलाहाबाद के पास, जहाँ इलाहाबाद ये प्रयागराज का संगम है, जहाँ कुंभ लगा हुआ था, प्रयागराज है ना, यहाँ संगम है, यहाँ कुंभ का मेला लगा था। जैसे ही प्रयागराज से आगे आते हैं तो एक जगह पड़ती है सिरसा। तो सिरसा में ये किस नदी में मिलेगी? डायरेक्ट गंगा। ऐसे ही एक नदी सोन है, अमरकंटक से निकलती है, जहां से नर्मदा निकलती है। नर्मदा निकल के पश्चिम की ओर जाती है, यहीं से सोन निकलती है कुछ दूरी से। सोन अनूपपुर, शहडोल, सतना, सीधी का बॉर्डर बनाते हुए, है ना, बिहार चली जाती है, यूपी में आती है, सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में जाती है। बिहार की राजधानी पटना के निकट कहाँ मिलती है? गंगा में। तो एमपी की दो नदियां हैं जो सीधे गंगा में मिल रही हैं, एक तमस और दूसरी सोन। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, मुख्य नदी अगर हम बात करें चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना में मिल रही है। क्लियर है डायग्राम से, है ना। तो अपन अब किस क्या हेडिंग किए हैं? टोंस। टोंस को यहाँ पर टमस कहते हैं। क्या कहते हैं? टमस। क्लियर? चलिए टमस को नोट करिए। टमस या टोंस उद्गम मैहर जिले के जो ये सर सतना नदी बोलते हैं तो ये वही है टमस? नहीं, सतना टोंस के सहायक है। हाँ, उसका नाम क्या है? सतना के कारण ही सतना शहर का नाम पड़ा है, सतना नदी के कारण। वो नदी का नाम है? हाँ, सतना नदी के कारण ही सतना शहर का नाम पड़ा है। तो लिखना है उद्गम मैहर जिले के कैमूर पहाड़ी से तमसा कुंड नामक स्थान से, तमसा कुंड नामक स्थान से कैमूर पहाड़ी से
ठीक है, तमसा कुंड नामक स्थान से। ये कहाँ पड़ेगा सर? कुंड जैसे हम मैहर दर्शन के लिए आते हैं, ये कैसे? ये मैहर के आगे ही पहाड़ी है जो है ना। मैहर की देवी का मंदिर किस पर्वत पर है? त्रिकूट। उसी के आगे है कैमूर। ये पूरी श्रेणी ही कैमूर वाली है, मैहर वाली। ठीक है, चलिए आगे लिखना है। प्रवाह क्षेत्र मैहर, सतना, रीवा, प्रयागराज। मैहर, सतना, रीवा, प्रयागराज। समागम, समागम, समागम में लिखना है प्रयागराज के निकट सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में, प्रयागराज के निकट सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी में विशेष वैसे कुछ है नहीं, देख लीजिए। टोंस नदी पर रीवा जिले के सिरमौर में, विशेष में लाइन लीजिए। टोंस नदी पर रीवा जिले के सिरमौर में तमसा कुंड नामक स्थान पर, तमसा कुंड नामक स्थान पर 300 नहीं, तमसा कुंड न लिखिए, सिरमौर जिले में जगह कौन सा कुंड है वो, कोई कुंड नहीं। सिरमौर जिले में 315 मेगावाट क्षमता की, सिरमौर तहसील, रीवा जिले के सिरमौर तहसील में 315 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना कार्यरत है। 315 मेगावाट क्षमता की जल विद्युत परियोजना कार्यरत है। ये है सिरमौर, है ना, ये यही बस। कितने मेगावाट क्षमता की है? 315। ठीक है, अब उसके बाद लिख लीजिए सोन नदी, फिटिंग करिए। सोन, उद्गम अनूपपुर जिले से, मैकाल पहाड़ी से, अनूपपुर जिले से मैकाल पहाड़ी से, अमरकंटक चोटी से, अमरकंटक चोटी से सोनमुड़ा नामक स्थान से, ये अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, सोनमुड़ा नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी, है ना। फिर आगे लिखना है प्रवाह क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र अनूपपुर, शहडोल, शहडोल, रीवा, सीधी, उमरिया, रीवा, सीधी, उमरिया, सोनभद्र, पटना। ठीक है, मुहाना लिख लीजिए। बिहार के पटना जिले के पास, बिहार के पटना जिले के पास, ठीक है, गंगा नदी में, जगह का नाम लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखिए दानापुर। दानापुर जिस जगह पे मिलती है उस जगह को दानापुर कहते हैं। अन्य नाम लिख लीजिए, अन्य नाम सुवर्ण, सुवर्ण, सोनभद्र, सोनभद्र, सुभागदी, सुभागदी, सोवा,
एक चीज नोट करके लिख लीजिए, प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान टालमी ने सोन को हिरण्यबाहु कहा। ग्रीक विद्वान टालमी ने सोन को हिरण्यबाहु, क्या नाम कहा उसने? हिरण्यबाहु। और टालमी ने नर्मदा को क्या कहा था? टालमी ने नर्मदा को नमोदोस कहा। टालमी भारत का नहीं है, ये ग्रीक विद्वान है, इसलिए जब भूगोल लिखा अपने देश में तो भारत की नदियों का उल्लेख करता है, और सोन नाम न लिख के क्या नाम लिखा इसने? हिरण्यबाहु। और नर्मदा को किस नाम से उल्लेख किया? नमोदोस, है ना। अब सोनपुर तो आप जानते हैं कि देवलौंद में बांध है, बाण सागर परियोजना है ना, 3 राज्यों की है, एमपी, यूपी, बिहार की है, जिसमें एमपी का 50% है और बिहार का और यूपी का 25-25%। हाँ, 2:1:1 है ना, 2:1:1 के अनुपात में है एमपी, यूपी और बिहार। ये प्रॉफिट का भी रेशियो है और जो इन्वेस्टमेंट होता है उसका भी रेशियो, ठीक है। तो उसको हम लोग उसमें कर लेंगे, और इसमें सोन घड़ियाल अभयारण्य है ना, तो अभयारण्य भी कर लेंगे। चलिए अब हेडिंग करते हैं अपन। तो गंगा अपवाह तंत्र अपना कंप्लीट हो गया, ये सभी नदियां गंगा अपवाह तंत्र की थी, है ना। अब हेडिंग कर लीजिए नर्मदा अपवाह तंत्र। नर्मदा खुद एक मुख्य नदी है ना, और अच्छा इसमें एक चीज और लिख सकते हैं आप थोड़ा सा, प्रायद्वीपीय भारत से, इसमें नर्मदा भी लिखना है, नर्मदा के बारे में नहीं सोन, प्रायद्वीपीय भारत से ब्रैकेट में लिख दीजिए दक्षिण की तरफ से, प्रायद्वीपीय भारत से दक्षिण की तरफ से सीधे गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। सीधे गंगा में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। क्लियर कॉन्सेप्ट ये है ना, यानी कोई भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी है जो सीधे गंगा में मिलती है ना। और यमुना में मिलने वाली लास्ट नदी कौन सी है? केन। प्रायद्वीपीय भारत की यमुना में मिलने वाली लास्ट नदी कौन सी है? केन है, मध्य प्रदेश की, है ना। और पहली नदी कौन सी है? चंबल है, ठीक है। तो ये भी दिमाग में, ऐसा डायग्राम बनाई है क्या? है ना, तो डायग्राम अगर होगा तो फिर दिमाग में चीजें आ जाएगी, है ना। चलिए अब क्या हेडिंग किया हम लोगों ने? अब सर जैसे केन मिल रही है तो ऐसे ये तमस भी तो मिल रही है ना। तमस उतनी बड़ी नहीं है ना। अच्छा केन डायरेक्ट यमुना में मिल रही है और तमस गंगा में मिल रही है। हमने कहा कि यमुना में मिलने वाली अंतिम नदी केन है, ठीक है। और ये सबसे बड़ी नदी है, और ये सबसे बड़ी नदी है जो सीधे गंगा में मिल रही है। मतलब सीधे गंगा में तो तमस भी मिल रही है, सीधे गंगा में नहीं, तमस नहीं मिल रही। हाँ, सीधे गंगा में तमस मिल रही है, तमस की लंबाई कम है, 320 है, ये लंबाई ये 784 किलोमीटर सोन की लंबाई, ठीक है। अब वैसे तो गंगा महातंत्र में चंबल में 965 है, लेकिन ये सीधे गंगा में नहीं मिल रही। ये किससे मिल रही है? यमुना। सीधे गंगा में मिलने वाली सोनभद्र, ठीक है। नर्मदा के बारे में लिखिए, बहुत सारे डेटा है नर्मदा के साथ जुड़े हुए। नर्मदा नदी उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा कुंड नामक स्थान से, नर्मदा कुंड नामक स्थान से प्रवाह क्षेत्र लिख लीजिए। प्रवाह क्षेत्र नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में 89% सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। ठीक है, लिख लीजिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अलावा
गुजरात व महाराष्ट्र में भी अपना अपवाद क्षेत्र बनाती है। गुजरात व महाराष्ट्र में भी इसका अपवाद क्षेत्र। अपवाद क्षेत्र समझती हैं? यदि मुख्य नदी भले न बहती हो लेकिन उसकी सहायक नदियां वहां से आके मिली। देख लीजिए मध्य प्रदेश के 15 जिलों अनूपपुर, डिंडोरी, सर ऐसे क्रम से निकालिए, पहले कहां से कहां, मतलब एक क्रम से कैसे? क्रम से ही है। अनूपपुर, देखिए ये अनूपपुर से स्टार्ट होगा, फिर डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, ठीक है, नर्मदापुरम नाम हो गया है। उसके बाद देवास, ठीक है, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, ठीक है। तो ये क्रम से ही लिखा है, लिख लीजिए। जिले तो याद है ना एमपी के, कौन सा जिला कहाँ है ना, ठीक है। लिख लीजिए अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर। अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी, अलीराजपुर, फिर लिखना है नर्मदा के अन्य नाम। नर्मदा के अन्य नाम रेवा, मैकल सुता, सोमो देवी, साखिरी, सोम प्रभा, शिवपुत्री, कुंवारी, कावेरी जाने का ब्रैकेट में लीजिए ओमकारेश्वर, स्पेशली ओमकारेश्वर इसको कावेरी कहते हैं। फिर लिख लीजिए नमोदोष। नमोदोष तो कई बार एग्जाम में आया है। इसमें लिखना है प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान टालमी ने नर्मदा को नमोदोष कहा है। प्रसिद्ध ग्रीक विद्वान टालमी ने नर्मदा को नमोदोष कहा है। ठीक है, सहायक नदियां लिखिए। सहायक नदियां लिखिए। कुल 41 सहायक नदियां हैं। कुल 41 सहायक नदियां हैं। बाएं तट से 22 व दाएं तट से 19। बाएं तट से और दाएं तट से। बाएं तट दाएं तट पता है नर्मदा का? जैसे ये नदी है, ऊपर से चल तो आएगा। हाँ, अब नदी की ओर हम मुख करके खड़ी हो जाए तो ये हाथ बायां है, फिर नीचे वाला कौन सा तट हो जाएगा? बाएं तट। और ये वाला हाथ दाहिना है, दायां है, तो इधर से जो नदी आएंगी तो दाएं तट। क्लियर है? तो ये बाएं तट हो गया और इधर दाएं तट। तो बाएं तट से कितने मिलती हैं? बाएं तट से 22 और दाएं तट से 19। ठीक है, बाएं तट से लिख दीजिए कौन कौन सी नदियां हैं। खरमर, सोनार, खरमर, सोनार, बुरहनर, हाँ, बुरहनर, बंजर, तैमूर,
तैमूर, शेर, जटजर, जटजर, गनजल, गंजाल, गंजाल, फिर अजनल, अजनल, उसके बाद है खुरकिया, खुरकिया, उसके बाद है देव, देव के बाद है गोई, उसके बाद है कुंदी, उसके बाद है मोरंग, उसके बाद है करजान, करजान, उसके बाद है छोटी तवा, कावेरी, मचक। ये हो गई बाएं तट से। दाएं तट से लिख लीजिए खारी, खारी, उरी, उरी, ओरसंग, तिंदोनी, तिंदोनी, उसके बाद है सिप, चोरल, वारना, कोलार, पलाल, कमार, चंद्रकेसर, सिलजी, कोर, मन, कोर, जीवा, कोर, मन, विराज, हथनी, हिरड़ा, जमनेर, करम। ठीक है, ये हो गए। फिर ये तो इम्पोर्टेंट ही लग रहा है। कौन सी? नहीं, कोई नदी पूछ सकता है सहायक में। आजकल डीप में क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ये क्या है कि बड़े क्वेश्चंस तो बना नहीं पा रहे हैं, फिर डीप अंदर से ही क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ जैसे फेमस नदियां हैं, जैसे बारना पूछ लिया ना, बारना है ना, उसके बाद हथनी है ना, हिरण है, जमनेर है ना, चोरल है, चोरल परियोजना है ना इंदौर जिले में। तो ऐसी नदियां तो पूछेगा, ये परियोजना पढ़ेंगे तो बहुत सारी नदियां क्लियर हो जाएंगी। फिर आगे लिख लीजिए नर्मदा मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की तथा पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली तथा भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यानी 3 मामले में नर्मदा सबसे बड़ी है ना। क्या क्या? एमपी की सबसे बड़ी है, एमपी की सबसे बड़ी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। किधर? पश्चिम की ओर। देखिए यहां से निकल रही ना, अनूपपुर जिले से निकल रही है, अमरकंटक से। नर्मदा के ऊपर मैंने बताया था कि एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्याचल। नर्मदा के नीचे दूसरी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है सतपुड़ा। ठीक है, ऐसे यहां से निकल रही है नर्मदा। ठीक है, अच्छा, तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। भ्रंश घाटी में, रिफ्ट वैली, भ्रंश कहते हैं कि जैसे भ्रंश कई प्रकार से बनते हैं। एक भ्रंश वो होता है जिसमें बीच का हिस्सा टूट के नीचे चला जाता है, अगर पकड़ के किनारे खड़े होते हैं। ठीक है, ये जगह है समतल, बीच का हिस्सा टूट के नीचे चला आया तो क्या हो गया? ये भ्रंश हो गया। समतल जगह है
बीच का हिस्सा कायम है, ठीक है, अगर बगल के हिस्से कायम है और बीच का हिस्सा टूट के ऊपर चला गया, ठीक है। फिर भ्रंश घाटी होती है, रैंप घाटी होती है, ठीक है। तो ये रिफ्ट वैली है, भ्रंश घाटी है, ये बीच का हिस्सा टूट के नीचे चला गया। तो नर्मदा इसी भ्रंश घाटी में बहती है। जब सब जबलपुर में जाते हैं तो जहाँ वो शूटिंग हुई थी इस पिक्चर की, हाँ। तो वहाँ भ्रंश घाटी दिखती है, ऊपर उठी हुई सब। हाँ, तो नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा 3 मामले में सबसे बड़ी है, एक मध्य प्रदेश की, दूसरी भ्रंश घाटी में, तीसरी पश्चिम की ओर, है ना। नर्मदा से बड़ी लंबी कोई नहीं पश्चिम के महीने में। फिर भारत का हम लोग भौतिक भूभाग जब पढ़ते हैं तो उत्तर की विशाल पर्वतमाला, उत्तर का विशाल मैदान, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। तो नर्मदा भारत की 5वीं और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी है। देखिए नर्मदा से बड़ी कौन सी नदियां हो जाएंगी आपकी? सबसे बड़ी गंगा हो जाएगी, गंगा के बाद गोदावरी है, गोदावरी दूसरी सबसे बड़ी है, उसके बाद कृष्णा है। देखिए गंगा की लंबाई कितनी है? 25-25 है, गोदावरी 1465 है, कृष्णा 1450 है, यमुना 1376 है और नर्मदा 1312 है, ठीक है। तो नर्मदा ओवरऑल भारत की 5वीं सबसे बड़ी है और प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी हो जाएगी, क्योंकि सबसे बड़ी गोदावरी, कृष्णा और फिर नर्मदा है। और ये दोनों प्रायद्वीपीय भारत की नदी नहीं है, ये हिमालयी नदियां हैं, गंगा और यमुना, ठीक है। इनका उद्गम कहां से है? हिमालय से। तो हिमालयी नदियां अलग हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां अलग हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां वो होती हैं जिनका उद्गम प्रायद्वीपीय भारत है, जैसे गंगा, यमुना, सिंध, सतलज, ठीक है, चिनाब, रावी, झेलम, ठीक है, गंडक, कोसी, घाघरा, ये सभी हिमालयी नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां वो होती हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से जिनका उद्गम। ब्रह्मपुत्र भी हिमालयी नदी है, यहाँ से निकलती है चौमायुगुडू ग्लेशियर से और ये आती है अरुणाचल से, अज्ञात से भारत में एंट्री करती है ना। उसके बाद असम घाटी में बहती है, बांग्लादेश में जाती है। मतलब ये हमारे भारत में बहुत कम है क्या सर? 900 कुछ किलोमीटर है भारत में इसका प्रभाव, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। भारत में प्रवाह की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी गंगा है, ठीक, जो पूरा भारत में बहती है। चलिए तो लिख लीजिए इस पॉइंट को भी। क्या लिखा लास्ट आपने? यानी कि सर नर्मदा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, लाइफ लाइन है। सोचो पूरे पूर्वी मध्य प्रदेश को पश्चिमी मध्य प्रदेश से जोड़ती है ना, तो इंपॉर्टेंट नदी है। बांध वगैरह है, बहुत सारी वगैरह बनती है, परियोजनाओं में पढ़ेंगे अपन। इंदिरा सागर बांध है ना, इंदिरा सागर बांध खंडवा में है। फिर कुनासा बांध है ना, वो भी खंडवा में है ना। ओमकारेश्वर महेश्वर बांध है ना, खंडवा खरगोन में, है ना। तो नर्मदा और जो परियोजना भी है वो भी बहुत बड़ी परियोजना है ना। तो इसको भी अपन क्लियर कर देंगे। क्या लिखना है पॉइंट आपने? नर्मदा मध्य प्रदेश की तथा पश्चिम की ओर बहने वाली तथा भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। फिर लिखना है यह भारत की 5वीं तथा प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। यह भारत की 5वीं तथा प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तीसरी सबसे बड़ी नदी। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? सर प्रायद्वीप को ही कहेंगे ना कि जो 3 तरफ से थल से। हाँ, देखिए भारत का अगर भौतिक भूभाग करें तो भारत को हम लोग 5 भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे एमपी को हम लोग 7 भागों में बांटते हैं ना, तो उत्तर की विशाल पर्वतमाला, इसके अंतर्गत हिमालय की स्थिति होती है। नॉर्थर्न माउंटेन, इसका एरिया है 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर, है ना। उसके बाद दूसरा एरिया कौन सा है? उत्तर का विशाल मैदान है। ये पूरा एरिया असम से लेके ये पूरा ये उत्तर का मैदान है ना।
वैसे इसको सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते थे, लेकिन सिंध वाला मैदान चला गया पाकिस्तान में, अब इसको गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। ये पंजाब, हरियाणा, थोड़ा सा राजस्थान कवर करता है, राजस्थान, यूपी, बिहार, ठीक है, असम, पश्चिम बंगाल, इतने राज्यों में विस्तृत है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली सीरीज क्या है, पर्वतमाला है, ये मैदान है ना। और जो अगली सीरीज है वो ये वाली प्रायद्वीपीय भारत है, ये पूरा प्रायद्वीपीय भारत है। यानी जो भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, इसका लगभग 32 लाख में 5 लाख ये हो गया, 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर ये उत्तर का मैदान, और लगभग 16 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 16 लाख प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। ये सबसे ज्यादा राज्य कवर करता है ना, एमपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, इतने राज्यों में, छत्तीसगढ़, इतने राज्यों में विस्तृत। लगभग पूरे भारत का 50% एरिया पेनिनसुलर प्लेटू है, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीप तो जानते हो आप, भारत 3 तरफ समुद्रों से घिरा है ना, पश्चिम में अरब सागर, पूर्वी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। स्थल खंड का वह भाग जो तीनों समुद्रों से घिरा हो उसे अपन प्रायद्वीप यही था सर, है ना। यही था। तो अब ये वाला हिस्सा प्रायद्वीप के अंतर्गत आता है। अब ये वाला उत्तर में, तो उत्तर की पर्वतमाला हिमालय, ये उत्तर में है तो उत्तर का मैदान प्लेन एरिया है, ये प्रायद्वीप हो गया, है ना। अब ये समुद्र तटीय क्षेत्र हो गया, चौथा पार्ट। और समुद्र में छोटे छोटे द्वीप हैं, अंडमान वगैरह, लक्षद्वीप वगैरह, जिनको द्वीप समूह कहते हैं। तो भारत को 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। अपन तो एमपी के पढ़ रहे हैं, एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। चलिए, तो नर्मदा में लास्ट क्या नोट किया आपने? यह भारत की 5वीं तथा भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है ना। आगे नोट करना है, नर्मदा नदी वृक्षानुमा अपवाह प्रणाली का निर्माण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वृक्षानुमा अपवाह प्रणाली, इसी को अपवाह प्रणाली कहिए, चाहे अपवाह प्रतिरूप कहिए प्रणाली, या इसी को पैटर्न भी बोलते हैं, प्रतिरूप। नदी कई प्रकार के, आर्य प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, वृक्षानुमा प्रतिरूप, ये मतलब बर्ड ज्योग्राफी का पार्ट है, तो सबको अपन को नहीं देखना है। स्पेशली नर्मदा को दिखा देना, जैसे वृक्ष की आकृति होती है उसी प्रकार का इसका जो पैटर्न है तो बनाती है नदियां, ऐसे ऐसे आके मिलती हैं वृक्ष में, ठीक है। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की गोदावरी के बाद दूसरी नदी है जो सदावाहिनी, गोदावरी नहीं, कावेरी। नर्मदा कावेरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदी है। नर्मदा कावेरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी नदी है जो सदावाहिनी है, जो सदावाहिनी है। समापन लिखा था, इससे नहीं लिखा था, समापन लिख लीजिए। नर्मदा गुजरात में भड़ौच नामक स्थान पर लगभग 30 किलोमीटर लंबा
एस्चुरी का निर्माण करते हुए 30 किलोमीटर लंबा एस्चुरी का निर्माण करते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में मिल जाती है। ठीक, जा रही है। अब एक शब्द यहां आया है एस्चुरी, जानती है क्या? एक शब्द डेल्टा आता है, डेल्टा पता है? एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई भी नदी बहती है तो शुरू में क्या होता है कि नदी कई अवस्थाओं, कई स्टेज से गुजरती है। ठीक, नदी हमेशा ऊंचाई से निकलती है ना? तो मान लीजिए कोई नदी, ठीक है, यहां से निकल रही है, ये तो नदी क्या करती है कि अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी को काटती है। नदी जब अपने यंग स्टेज में होती है, युवा अवस्था में, तब वो कटाव ज्यादा करती है, मध्य स्टेज में वो परिवहन का कार्य करती है, मतलब जो मिट्टी कंकड़ पत्थर मलबे को काटती है। आपने देखा कि नदियों में अक्सर शंकर जी भगवान जैसे पत्थर निकलते हैं, गोल गोल। कभी अनुमान लगाया क्यों? क्योंकि वो ऐसे पत्थर होते हैं जो किसी आकार के नहीं होते, लेकिन वो रगड़ खा के पानी के साथ वो गोल हो जाते हैं, है ना? तो उसको हम लोग संधि घर्षण कहते हैं। जो पत्थर टूट के गोलक है ना, उसको पाषाण काल में इतिहास में चापर पेबुल कहते हैं। चापर चापिंग पेबुल से ही काट के चापर चापिंग बनाया गया था, है ना? तो पेबुल ही गोलाकार पत्थर होते हैं। तो हम ये समझाना चाह रहे हैं कि नदी मिट्टी पत्थर को काट के बहाती है, परिवहन करती है। ओल्ड स्टेज में जब आती है, जब समुद्र से मिलती है, तो जब नदी का पानी समुद्र के पानी से जुड़ जाता है तो उसका बहाव धीमा हो जाता है। ठीक है, शुरू में कटाव करती है, फिर परिवहन करती है और लास्ट में जो मलबा लेके आती है उसको अपने किनारों पे जमा करती है और बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। टीलों को हम डेल्टा कहते हैं। इन्हीं टीलों को क्या कहते हैं? डेल्टा। जैसे एक नाली में आप देखो, सिंचाई जब किसान करता है तो नाली से पानी जब बहता है तो थोड़ा थोड़ा मिट्टी को बहाते जाता है नाली को काट, है ना? ऐसा दिखता है। ऐसे नदी भी करती है। तो ज्यादातर नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, चाहे नर्मदा गंगा हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, चाहे महानदी, ठीक है, जो नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, ये सभी डेल्टा होती हैं। मतलब अपने किनारों पे लाके ये मलबा को जमा करते हैं और इन्हीं के बीच से पानी समुद्र में जाके गिरने लगता है। लेकिन जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, क्योंकि अरब सागर में ये पश्चिमी घाट पर्वत है, इसका खाड़ जो ढाल वो खड़ा है, इसका ढाल मंद है तो मलबा जमता है। इसका ढाल खड़ा है तो जो नदी यहाँ से बह के जाती, मलबा लेके जाती है, उसका मलबा सीधे समुद्र में चला जाता है और ये भाग गहरा रहता है। तो जहां पर टीला बनते हैं उसको डेल्टा कहते हैं, जहां पर गहरा रहता है नदी का मुहाना उसको एस्चुरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एस्चुरी। उसको हिंदी में कहते हैं ज्वार नद मुख। एस्चुरी को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्वार नद मुख। क्लियर कॉन्सेप्ट? लिख लीजिए। तो लास्ट पॉइंट क्या नोट किया आपने? गिरती है, अरब सागर में मिल जाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, आगे लिखना है थोड़ा सा। नर्मदा की कुल लंबाई 13-12 किलोमीटर है। एमपी में इसकी लंबाई 1077 किलोमीटर है। टोटल जो लेंथ है, कुल लंबाई नर्मदा की 13-12, एमपी में 1077। फिर आगे लिखना है, नर्मदा को भारत की हृदय रेखा
तथा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। नर्मदा को भारत की हृदय रेखा तथा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। लिखना है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में नर्मदा को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया है। ठीक है, फिर थोड़ा सा लिखना है नर्मदा नमामि देवी नर्मदे यात्रा। ये मध्य प्रदेश शासन का एक प्रोजेक्ट था, नमामि देवी नर्मदे यात्रा। प्रारंभ की गई थी 11 दिसंबर 2016 को। 11 दिसंबर 2016 अमरकंटक से। अमरकंटक से नर्मदा का उद्गम होता है और जितने जिलों में नर्मदा बहती है उतने जिलों से होकर गुजरी थी और इसका समापन हुआ था 15 मई 2017। उद्देश्य था नर्मदा का शुद्धिकरण। उद्देश्य नर्मदा का शुद्धिकरण। ठीक है, नर्मदा से संबंधित कुछ 2-4 पुस्तकें इंपॉर्टेंट है तो लिख लीजिए। नर्मदा के ऊपर लिखी गई सौंदर्य की नदी नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो, फिर नर्मदा रिवर ऑफ ब्यूटी, फिर है द नर्मदा रिवर ऑफ जॉय। ये सभी पुस्तकें हैं अमृतलाल बेगड़ की। अमृतलाल बेगड़। उनको नर्मदा पुत्र भी कहते हैं ना? हाँ, बहुत काम किए उन्होंने नर्मदा के ऊपर। फिर लिखिए नर्मदा समग्र। समग्र ये पुस्तक है स्वर्गीय अनिल माधव दवे। अगली पुस्तक है जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे। जंगल रहे ताकि नर्मदा बहे, ये पुस्तक है पंकज श्रीवास्तव। ठीक है, नर्मदा परिक्रमा एक पुस्तक है पंडित राम प्रसाद पाठक। एक पुस्तक है पानी उतर गया, श्री के.एस. तिवारी। ठीक हो गया है ना? इसका टेस्ट कब लेंगे और क्या क्या लेंगे सर, ऐसा बता दीजिए। टेस्ट मंगलवार को होगा आपका। ठीक है, क्या क्या टॉपिक? जितना अभी तक सिलेबस हुआ ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का फिर जब पढ़ाएंगे ज्योग्राफी जो हो गया वो ऐसा। दो चार तो अभी तो इसको आप पढ़ रहे हो तो इसको दे लो, फिर लास्ट तक में उनकी हिस्ट्री का भी ले लेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन आएंगे? लगभग 30 क्वेश्चन देंगे। ज़्यादा कर दीजिए, 50 करने हैं। 50-60 कर 100 कर दीजिए सर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। 100 कर दीजिए सर, ठीक। कम ज़्यादा वो चीज़ें कम हो जाएंगी। हाँ, ट्यूशन से क्या है कि चीजें निकाल होती है।